अपने उत्तराखंड में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ लोकेश कुमार। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने आज लोहियाहेड हेलीपैड पर जनता और जनप्रतिनिधियों से भेंट कर उनकी समस्याओं को सुना। इस दौरान उन्होंने अधिकारियों को जन समस्याओं के त्वरित समाधान के निर्देश दिए और स्पष्ट किया, जनता की सेवा सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है। मुख्यमंत्री ने कृषि पर विशेष ध्यान देते हुए किसानों को खाद की सुचारू उपलब्धता सुनिश्चित करने के आदेश दिए। इस अवसर पर जिला प्रशासन के वरिष्ठ अधिकारियों सहित अनेक जनप्रतिनिधि और स्थानीय नागरिक मौजूद रहे, जिन्होंने मुख्यमंत्री के समक्ष अपने क्षेत्र की प्रमुख समस्याओं को रखा। टिहरी गढ़वाल का गजा क्षेत्र आज सांस्कृतिक उत्सव के रंगों में सराबोर नजर आया। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने अटल उत्कृष्ट राजकीय इंटर कॉलेज गजा में आयोजित गज घंटा कर्ण महोत्सव 2026 के द्वितीय संस्करण का उद्घाटन किया। कार्यक्रम में शिरकत करते हुए मुख्यमंत्री ने स्थानीय संस्कृति और परंपराओं को संरक्षित करने पर जोर दिया। उन्होंने कहा, ऐसे महोत्सव न केवल हमारी पौराणिक धरोहर को नई पीढ़ी से जोड़ते हैं, बल्कि क्षेत्र के पर्यटन और सांस्कृतिक पहचान को वैश्विक स्तर पर नई पहचान दिलाने में सहायक सिद्ध होते हैं। इस ऐतिहासिक महोत्सव में उमड़ी जन सैलाब ने यह साबित कर दिया, अपनी जड़ों से जुड़े रहना आज के युवाओं के लिए कितना आवश्यक है। महोत्सव के आयोजन से स्थानीय निवासियों में भारी उत्साह देखने को मिला। प्रिय और लगातार ये गजा क्षेत्र, आसपास का क्षेत्र, पूरा नरेंद्र नगर विधानसभा, इस विधानसभा के लिए हमेशा प्रयत्नशील रहने वाले। और ये बात मैं इसलिए कह रहा हूं कि कभी मैं सुबह उनको फोन करता हूं, क्योंकि मैं बहुत जल्दी उठ जाता हूं 5 बजे, और मैं सोचता हूं कि 1 घंटे बाद सुबोध भाई को फोन करूं, तो तब कई बार उनका फोन उठता है, लेकिन कई बार नहीं उठता है। तो मैं पूछता हूं क्या हुआ, तो बोलते हैं कि रात को मैं 2 बजे पहुंचा, किसी दिन रात को मैं 3 बजे पहुंचा। कहां गए थे? कभी मुनिकृति था, ढालवाला था, नरेंद्र नगर था, या गजा क्षेत्र में कहीं शादी विवाह में आया था, किसी कार्यक्रम में आया था। हमेशा इस क्षेत्र और क्षेत्रवासियों की चिंता करने वाले, उनके लिए सतत प्रयास करने वाले उत्तराखंड सरकार में स्वास्थ्य, वन, संसदीय कार्य, विधायी कार्य, ऐसे अनेक विभागों के मंत्री आदरणीय सुबोध उनियाल जी, भारतीय जनता पार्टी के सम्मानित जिलाध्यक्ष श्री उदय सिंह रावत जी, थौलदार के पूर्व हमारे प्रमुख और अभी उत्तराखंड सरकार के ऊर्जा मंत्री श्री खीम सिंह चौहान जी, श्री कुंवर सिंह चौहान जी, जिन्होंने एक लंबा मांग पत्र भी मेरे सामने पड़ा है, मुझे दिया है, और पिछली बार भी दिया था। उनकी प्रमुख मांग थी कि यहां अस्पताल का उच्चीकरण हो जाए। उनकी मांग पूरी हो गई है इस बार सुबोध उनियाल जी ने और सब लोगों ने प्रयास करके उसका। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी आज अल्मोड़ा में आयोजित एसडीसी अचीवर अवार्ड 2024-25 कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में सम्मिलित हुए। इस दौरान उन्होंने सतत विकास लक्ष्यों को प्राप्त करने की दिशा में उत्कृष्ट कार्य करने वाले व्यक्तियों और संस्थाओं को सम्मानित किया। अपने संबोधन में मुख्यमंत्री ने कहा, राज्य सरकार विकास के अंतिम पायदान पर खड़े व्यक्ति तक लाभ पहुंचाने के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने सभी से उत्तराखंड को सर्वश्रेष्ठ राज्य बनाने की दिशा में सामूहिक प्रयास करने का आह्वान किया और सतत विकास की दिशा में प्रदेश की उपलब्धियों को सराहा। उत्तराखंड की सियासत इन दिनों गरमाई हुई है। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष का 28 से 30 मई तक प्रस्तावित उत्तराखंड दौरा सियासी गलियारों में चर्चा का विषय बना हुआ है। इस दौरे को लेकर सत्ता पक्ष और विपक्ष आमने सामने है। कांग्रेस के प्रदेश प्रवक्ता शीशपाल सिंह बिष्ट ने तंज कसते हुए कहा, केंद्र के बड़े नेताओं के पिछले दौरों से प्रदेश को कोई खास लाभ नहीं हुआ।
इसीलिए इस यात्रा का जनता पर कोई असर नहीं होगा। वहीं दूसरी ओर भाजपा प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने बताया, ये 3 दिवसीय प्रवास बेहद ही अहम है। इस दौरान कोर कमेटी, बूथ बैठक, कार्यकर्ता संवाद और युवाओं के साथ विशेष कार्यक्रम होंगे। भट्ट ने दावा किया, यह दौरा 2027 के विधानसभा चुनाव की दिशा तय करने में निर्णायक साबित होगा। अब देखना दिलचस्प होगा भारतीय जनता पार्टी की यह तैयारी विपक्ष के आरोपों को कैसे पछाड़ती है। पहले उनका दौरा टला था, लेकिन अब कंफर्म हो गया। 3 दिवसीय दौरे हैं, मीटिंग करेंगे, आने वाले चुनाव को लेकर सभी को गुमराह कर देंगे। देखिए, भारतीय जनता पार्टी के चाहे राष्ट्रीय अध्यक्ष इस प्रदेश के दौरे पे आ जाए, पहले हमने प्रधानमंत्री का दौरा भी देखा, गृह मंत्री का दौरा भी देखा, शिवराज सिंह चौहान जी का दौरा भी देखा, राजनाथ सिंह जी का दौरा भी देखा, लेकिन केंद्रीय मंत्रियों के दौरे से, प्रधानमंत्री के दौरे से इस राज्य को कोई लाभ नहीं हुआ है। इस राज्य को जो उम्मीदें थी कि किसी विशेष पैकेज की घोषणा होगी, इस राज्य के बेरोजगारों के प्रति केंद्र सरकार कोई सोचेगी, राज्य सरकार को कोई विशेष पैकेज देगी, लेकिन इन दौरों ने जो है जनता को निराश करने का काम किया। अब नितिन नवीन जी अगर उत्तराखंड आ रहे हैं, उससे क्या लाभ है, क्या हानि है, तो भारतीय जनता पार्टी बता सकती है, लेकिन जनता ने अब भाजपा नेताओं के दौरे से आस और उम्मीद लगाना छोड़ दिया है। जनता अब भाजपा के नेताओं से उब चुकी है। वो जानती है कि ये केवल भाषण और जुमले दे करके चले जाएंगे। जनता को जो है संघर्ष करना है और आने वाले समय में जनता जो है, भाजपा ने जो उपेक्षा जनता की है, इस राज्य की है, उसका हिसाब किताब जनता करने वाली। माननीय राष्ट्राध्यक्ष जी का राष्ट्राध्यक्ष निर्वाचित होने के बाद उनका प्रथम देवभूमि आगमन है। भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता उत्साहित हैं, उनके स्वागत की हम लोग तैयारियां कर रहे हैं। कल पदाधिकारी बैठक में उनके कार्यक्रम के स्वरूप को हमने अंतिम रूप दिया है। राष्ट्रीय अध्यक्ष जी 28 तारीख को आएंगे और उसी दिन कोर कमेटी की बैठक और मंत्रिपरिषद के जो माननीय हमारे सदस्य हैं उनसे उनका बैठना होगा। इसके साथ साथ अगले दिन 29 तारीख को जहाँ वो बूथ की बैठक को संबोधित करेंगे, वहीं एक बूथ के कार्यकर्ता के घर पर उनका जलपान है। बूथ के कार्यकर्ता के साथ भी समन्वय स्थापित करना इस बात का संकेत करता है कि भारतीय जनता पार्टी अपनी बूथ की इकाई को ही सबसे महत्वपूर्ण इकाई मानती है। उसी दिन फिर सांसद विधायकों की बैठक रहेगी। प्रदेश के पदाधिकारी, मोर्चों के प्रदेश अध्यक्ष। 2027 के विधानसभा चुनाव जैसे जैसे करीब आ रहे, उत्तराखंड की राजनीति में हलचल तेज होती जा रही। इन दिनों गदरपुर का सियासी पारा पूरे प्रदेश में चर्चा का केंद्र बना हुआ है। पूर्व कैबिनेट मंत्री और विधायक अरविंद पांडे के आवास पर बड़े नेताओं का तांता लगा है। बीते दिन जहां सांसद अनिल बलूनी ने उनसे मुलाकात की, वहीं आज पूर्व मुख्यमंत्री और सांसद रविंद्र सिंह रावत उनके आवास पहुंचे। इन बैठक के बाद क्षेत्र में सियासी अटकलों का बाजार गर्म है। हालांकि इन बंद कमरों की मुलाकात के पीछे का एजेंडा अभी सार्वजनिक नहीं किया गया और न ही किसी नेता की ओर से कोई आधिकारिक बयान आया, लेकिन राजनीतिक विश्लेषक इसे 2027 के चुनाव के लिहाज से बड़ी रणनीतिक तैयारी के रूप में देख रहे हैं। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, सब बढ़िया चल रहा है, सब सामान्य है। बाकी बोलते ना, जाकी रही भावना, जैसी कर्म मुहूर्त देखी थी ऐसी चलता रहता थोड़ा बहुत। कल अनिल जी आए, आप स्वयं आए पर क्या क्या ये संयोग है कि कल आए थे यहाँ पर। मैं तो कई जगह गया, पार्टी के पुराने कार्यकर्ता हैं, सुख दुख की घटनाएं हैं, उनके घरों पर नहीं हुई। एकदम 100%। लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी 4 और 5 जून को उत्तराखंड के 2 दिवसीय दौरे पर रहेंगे। इस दौरान राहुल गांधी अल्मोड़ा में विशाल जनसभाओं को संबोधित करेंगे। वहीं पौड़ी में आयोजित पूर्व सैनिक सम्मेलन में भाग लेकर अग्निवीर और 1 रैंक 1 पेंशन जैसे ज्वलंत मुद्दों पर सैनिक परिवार से सीधी चर्चा करेंगे। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल ने जानकारी दी, राहुल गांधी के दौरे को ऐतिहासिक बनाने के लिए तैयारियां जोरों पर है। कार्यकर्ताओं से कार्यक्रम को सफल बनाने की अपील की गई। बड़े हर्ष के साथ ये सूचित करना है कि हमारे नेता और
लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष श्री राहुल गांधी जी 4 और 5 तारीख जून को उत्तराखंड की 2 दिवसीय यात्रा पर पधार रहे हैं। समग्र कार्यक्रम के तहत वो अल्मोड़ा में एक विशाल रैली को संबोधित करेंगे। साथ साथ उसके बाद तत्पश्चात उसी दिन करीब 2:30 से 3 बजे वो पौड़ी पहुंचेंगे और पौड़ी में पूर्व सैनिक सम्मेलन में प्रतिभाग कर पूर्व सैनिक भाइयों से संवाद करेंगे। उत्तराखंड में तपती गर्मी ने लोगों की मुश्किलों को बढ़ा दिया है। मौसम विभाग ने अगले 24 घंटों के लिए प्रदेश में हीटवेव का येलो अलर्ट जारी किया। मैदानी इलाकों में पारा 40 डिग्री सेल्सियस तक पहुंचने के आसार हैं, जबकि पहाड़ों में तापमान 30 डिग्री के पार दर्ज किया जा रहा। राहत की बात है, अगले 72 घंटों तक तापमान में कोई बड़ा उछाल नहीं होगा, लेकिन भीषण गर्मी का दौर जारी रहेगा। हालांकि कुछ जिलों में हल्की से मध्यम बारिश और मैदानी क्षेत्र में बूंदाबांदी की संभावना बनी हुई है। मौसम विज्ञान केंद्र के अनुसार 28 मई से 30 मई के बीच बारिश की गतिविधियों में तेजी आ सकती है, जिससे झुलसाने वाली गर्मी से राहत मिलने की उम्मीद है। फिलहाल लोगों को सतर्क रहने की सलाह दी गई है। देखिए, पिछले 24 घंटे के दौरान भी हमारे को जो है उत्तराखंड में 3-4 स्टेशन पे जो है 40 डिग्री और इसके आसपास टेम्परेचर प्राप्त हुए। और ये प्लेन्स वाले एरिया में, और जो हिली एरिया है वहाँ भी 30 और उसके आसपास टेम्परेचर 3-4 जगह पे मिले हैं। तो ऐसा इस सिमिलर जो पिछले अगले जो 24 से 48-72 घंटे के दौरान जो है टेम्परेचर में ज़्यादा वेरिएशन नहीं है दिख रहा है। तो इसको मद्देनजर रखते हुए हमने अभी येलो अलर्ट जारी किया है हीट वेव का अगले 2 से 3 दिन के लिए, जैसे मैंने बताया 72 घंटे के लिए। बाकी वेदर एक्टिविटी में अगर देखें तो अभी हम जो एक्सपेक्ट कर रहे हैं आज अगले 24 घंटे में, जो ऊपर के हमारे 5 नॉर्थ के 5 जनपद है, उत्तरकाशी, चमोली, रुद्रप्रयाग, पिथौरागढ़ और बागेश्वर में, वहाँ पे हम कुछ स्थानों पर हल्की से मध्यम दर्जे की बारिश जो है कुछ कहीं पे देख सकते हैं। और बाकी जो हिली हमारे जनपद है उसमें जो है बहुत हल्की से हल्की बारिश। इन दिनों पहाड़ी क्षेत्र में पेट्रोल की किल्लत की चर्चाएं जोरों पर है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी नेता नवीन ठाकुर ने इन दावों को पूरी तरह से खारिज किया। ठाकुर ने साफ कहा, वैश्विक चुनौतियों के बावजूद भारत में ऊर्जा संकट जैसी स्थिति नहीं है और हालात पूरी तरह से नियंत्रण में है। उन्होंने अपने व्यक्तिगत अनुभव का हवाला देते हुए बताया, वे खुद स्कूटी से चंपावत तक गए, उन्हें ईंधन की कहीं कोई कमी नहीं दिखी। उन्होंने स्पष्ट किया, यात्रा सीजन के कारण पेट्रोल पंप पर दबाव जरूर बढ़ा है, जिसे किल्लत समझा जा रहा है। साथ ही उन्होंने बड़ा संदेश देते हुए युवाओं से अपील की, वे छोटी दूरी के लिए साइकिल और लंबी दूरी के लिए सार्वजनिक परिवहन का उपयोग करें, ताकि ईंधन की बचत हो, पर्यावरण का संरक्षण हो सके। शांत है, कहीं कोई अफरा तफरी नहीं है और ऊर्जा संकट बिल्कुल नहीं है। मैं आपकी इस बात से बिल्कुल सहमत नहीं हूं कि पहाड़ में पेट्रोल नहीं मिल रहा है। मैं अभी स्कूटी से चंपावत तक गया था और कोई ऐसा पेट्रोल पंप नहीं था पहाड़ में जहां पर तेल नहीं मिल रहा हो। हाँ, ये जरूर है कि यात्रा सीजन में भीड़ जो है पेट्रोल पंप पर थोड़ी बढ़ गई है, लेकिन आने वाले समय में उसमें भी जो है राहत मिलने वाली है। और जो मेरी बात साइकिल की रही, माननीय प्रधानमंत्री जी ने 10 मई को आह्वान किया। ऋषिकेश के शिवाजी नगर वासियों के लिए राहत भरी खबर सामने आई। लंबे समय से जलभराव की गंभीर समस्या से जूझ रहे वार्ड संख्या 26 के निवासियों को जल्द इस मुसीबत से छुटकारा मिलने वाला है। महापौर शंभू पासवान, नगर आयुक्त गोपाल राम बिरबाल, स्थानीय जनप्रतिनिधियों की मौजूदगी में नाले में नई ह्यूमन पाइपलाइन बिछाने के कार्य का शुभारंभ किया गया। करीब 35,33,000 रुपए की लागत से बनने वाली यह पाइपलाइन गली नंबर 2 से एम्स बाउंड्री तक बिछाई जाएगी। महापौर ने स्पष्ट किया, निगम क्षेत्र के सभी वार्ड का विकास उनकी प्राथमिकता है और निर्माण कार्य में उच्च गुणवत्ता बनाए रखने के निर्देश दिए गए। स्थानीय पार्षद सुरेंद्र नेगी ने परियोजना को क्षेत्र के जलभराव समस्या का स्थायी समाधान करार दिया। उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री और महाराष्ट्र के पूर्व राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी का हल्द्वानी आगमन पर स्वागत किया गया। पद्म भूषण सम्मान मिलने के बाद पहली बार हल्द्वानी पहुंचे कोश्यारी का भाजपा कार्यकर्ताओं और स्थानीय लोगों ने फूलों की वर्षा के साथ
जोरदार अभिनंदन किया। इस मौके पर भगत सिंह कोश्यारी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आभार जताते हुए कहा, यह सम्मान व्यक्तिगत नहीं बल्कि पूरे उत्तराखंड की जनता का सम्मान है। उन्होंने कहा उनका जीवन सदैव राष्ट्र सेवा के लिए समर्पित है। साथ ही उन्होंने प्रधानमंत्री के उत्तराखंड को सर्वश्रेष्ठ राज्य बनाने के सपने को साकार करने के लिए सभी को एकजुट होकर काम करने का आह्वान किया। समर्थकों के भारी उत्साह के बीच कोश्यारी ने जनता के स्नेह और भरोसे को अपनी सबसे बड़ी ताकत बताया। गायन के क्षेत्र में, साइंस विज्ञान के क्षेत्र में, तो अलग अलग क्षेत्रों में जो लोग अच्छा काम करते हैं उनको ये पद्म पुरस्कार दिया जाता है। जैसे आपने पढ़ा होगा कि पद्म पुरस्कार के लिए आवेदन पत्र आमंत्रित है और बहुत से लोग पुरस्कार पाने के लिए पत्र लिखते हैं। मंगेशकर जी की अंत्येष्टि में हमको जाना था, देर थी, माननीय प्रधानमंत्री जी, मैं और देवेंद्र जी जो मुख्यमंत्री हैं तब एयरपोर्ट के लाउंज में बैठे, तो मैं ऐसे पूछ रहा क्योंकि हम लोगों को औपचारिकता होती नहीं है आपस में। मैंने कहा प्रधानमंत्री जी तो मान लिया आपकी सब टीम बहुत बढ़िया है, अलग अलग है, मैंने कहा ये जो आपकी पद्म वाली टीम है। देश में पेट्रोल और डीजल की बढ़ती कीमतों ने आम आदमी की कमर तोड़ दी है। ईंधन के दाम में लगातार हो रही वृद्धि का सीधा असर लोगों की जेब पर साफ नजर आ रहा। सबसे ज्यादा संकट मध्य वर्ग, किसान, मजदूर वर्ग के सामने खड़ा हो गया, जिनके लिए दैनिक खर्चों का प्रबंधन करना मुश्किल होता जा रहा। विपक्ष ने इस मुद्दे पर सरकार को घेरा और आरोप लगाया, सरकार जनता को राहत देने के बजाय महंगाई का बोझ लगातार बढ़ा रही। पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ने से परिवहन महंगा हो गया, जिसका असर रोजमर्रा की जरूरत की चीजों पर पड़ रहा। अब हर किसी की निगाहें सरकार पर टिकी है। आखिर महंगाई पर लगाम लगाने के लिए क्या ठोस कदम उठाए जाते हैं? आम जनता का ही नुकसान होता है। जो बिजनेसमैन है, कोई बड़े इंसान है, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता है। जो आम इंसान है उसी की जेब के ऊपर असर पड़ता है, कोई भी चीज महंगी हो जाए। इसलिए सरकार से ये गुजारिश है कि इसको थोड़ा सा निकल डाले, इसमें थोड़ा सा कम करे पेट्रोल डीजल के दाम। सरकार तो कुछ भी कर सकती है, उसके हाथ में सब कुछ है। ये तो गरीब बंदे के लिए ही सोचना चाहिए गवर्नमेंट को। अमीर के लिए तो सभी सोचते हैं, कि गरीब बंदे के लिए तो सरकार सोचेगी तो बहुत अच्छा होगा। हम तो ये 10 दिन में 4 दफे तेल के पैसे बढ़ चुके हैं। जब भी तेल पे पैसे बढ़ते हैं तो ट्रांसपोर्टेशन बढ़ जाती है, लोगों को हर चीज़ की महंगाई का सामना झेलना पड़ता है। क्योंकि अगर सरकार को महंगाई को नियंत्रण करना है तो तेल के रेट कम करने पड़ेंगे। जब तेल के रेट कम होंगे तो ट्रांसपोर्टेशन सस्ती होगी, फल, सब्जी, दूध, ये सब की आवाजाही सस्ती होगी। जब सस्ती होगी तो हर चीज़ ऑटोमेटिकली सस्ती हो जाएगी, क्योंकि तेल सब चीज़ जो है ट्रांसपोर्टेशन से जुड़ी हुई है। चाहे मजदूर हो, ट्रांसपोर्टेशन में कोई भी व्यापारी हो, ट्रांसपोर्ट से सबका काम चल रहा है। जब तक ये सस्ता नहीं होगा, तेल सस्ता नहीं होगा। खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा। रुकते एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होते हैं। के बाद अपने उत्तराखंड में एक बार फिर से आपका स्वागत है। उत्तराखंड कांग्रेस के वरिष्ठ नेता गोविंद सिंह खंजवाल ने जागेश्वर में विकास कार्यों की अनदेखी को लेकर सरकार और भारतीय जनता पार्टी विधायक मोहन सिंह महारा पर हमला बोला। खंजवाल ने आरोप लगाया, पिछले 5 वर्षों में क्षेत्र में कोई बड़ा कार्य नहीं हुआ, जनता ठगा हुआ महसूस कर रही है। उन्होंने कहा, हरीश रावत सरकार में स्वीकृत योजनाएं आज भी अधूरी है। खंजवाल ने सरकार पर राजनीतिक द्वेष का आरोप लगाते हुए दावा किया, जनता बीजेपी की नीतियों को समझ चुकी है। 5 सालों में एक भी कोई बड़ी योजना उन जागेश्वर विधानसभा में बनी है, न आई है। और जो छोटी मोटी योजनाएं हैं वो भी पूर्ण रूप से पूर्ण नहीं हो पाई है। और यहाँ तक कि जो रोडें बननी चाहिए थी, जो ग्रामीण क्षेत्र में हमारे द्वारा रोडें काटी गई थी, उनमें डामरीकरण का काम तक नहीं हो पाया है। और साथ में किसी भी नए रूट का न शासनादेश हुआ। एक हाथ का कहीं पर छुटपुट हुआ होगा, मैं कह नहीं सकता, लेकिन जिसका शासनादेश हुआ भी है उसकी लैंड ट्रांसफर नहीं करा पा रहे। जब लैंड ट्रांसफर नहीं होगी तो उसके अनुसार फिर विकास काम आगे नहीं बढ़ेगा। ये सबसे बड़ी दिक्कत आ रही है।
और उस दिक्कत के कारण वहाँ कोई भी अधिकारी कर्मचारी जो है विकास की योजनाओं को आगे बढ़ाने में तत्पर नहीं है, वो भी ढीलाढालाई। जहाँ एक तरफ केंद्र की मोदी सरकार और उत्तराखंड की धामी सरकार यानी डबल इंजन सरकार उत्तराखंड में विकास के नए नए आयाम स्थापित करने के दावे कर रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस के दिग्गज नेता गोविंद सिंह कुंजवाल जो पूर्व विधानसभा अध्यक्ष भी हैं और जागेश्वर विधानसभा से पूर्व विधायक हैं, उनकी तरफ से डबल इंजन सरकार पर कई तरीके से सवालिया निशान खड़े किए गए हैं। जागेश्वर विधानसभा की अगर बात करें तो गोविंद सिंह कुंजवाल ने साफ तौर से कहा कि जागेश्वर विधानसभा में उनके द्वारा जब वो विधायक थे तो उनके द्वारा तमाम विकास कार्य किए गए थे और उनके द्वारा कई यहाँ पर जो कार्य थे। अमित चौधरी, एएनबी न्यूज, जागेश्वर। उत्तराखंड के लिए राहत पैकेज को लेकर बड़ी खबर। पिछले साल मानसून आपदा के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा घोषित 1200 करोड़ रुपए के विशेष पैकेज के पहले चरण में केंद्र से 800 करोड़ रुपए से अधिक की धनराशि को सैद्धांतिक मंजूरी मिल गई। राज्य सरकार अब इस बजट को जल्द जारी कराने के लिए आवश्यक कागजी औपचारिकताएं पूरी करने में जुटी है। सचिव विनोद कुमार सुमन ने बताया, केंद्र द्वारा मांगी गई अतिरिक्त जानकारियां उपलब्ध कराई जाएंगी। साथ ही आपदा से संबंधित अधूरे कार्यों को जल्द पूरा करने का आश्वासन दिया। बजट भारत सरकार ने कुछ स्वीकृत किया है, उसके बारे में अभी भारत सरकार ने कुछ डिटेल और मांगा है, तो वो हम डिटेल बना रहे हैं। बहुत जल्दी वहां से चला जाएगा, यहाँ से, हमारे यहाँ से, फिर वहां से अंतिम रूप से पैसा प्राप्त होगा। हमको सैद्धांतिक सहमति भारत सरकार से मिल गई है। देखिए, आपदा आने के बाद हम लोग तत्काल उसका एक बार अवलोकन करते हैं, एनालिसिस करते हैं, एक बार देखते हैं, फील्ड सर्वे करते हैं और सर्वे करके देखते हैं कि क्या नुकसान हुआ है और एसडीआरएफ के नाम को ध्यान में रखते हुए किस प्रकार से मदद की जा सकती है। रिकवरी रिकंस्ट्रक्शन के कार्य हो या रेस्क्यू रिलीफ के काम हो, उसको देखते हुए जो हमारी लिमिटेशंस हैं उसको ध्यान में रखते हुए हम लोग तत्काल धनराशि स्वीकृत करते हैं। तो विगत वर्ष में जो नुकसान हुआ था काफी हद तक कार्य कराए जा चुके हैं और कुछ कार्य पाइपलाइन में है। और इसी के साथ ही अपने उत्तराखंड में बस इतना ही। तमाम अहम खबरों को देखने के लिए जुड़े रहिए एएनबी न्यूज के साथ।